हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भर्ती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार में वाक्य पढ़ेंगे और वाक्य किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम वाक्य विचार में करेंगे। अब वाक्य विचार की जब बात आती है कि वाक्य की बात आती है, तो हम वाक्य बनता है वहाँ तक की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। एक बार समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले होता है वर्ण, उसके बाद शब्द, फिर वाक्य। तो वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण के बाद में क्या होता है, जो वर्ण होते हैं, वर्ण समझते हो ना, लाइक क है, अ है, ये सारे वर्ण हैं। इनसे जो इनके मिलने से जो सार्थक जब मिलते हैं ये, तो शब्द बनता है। यानी वर्णों के सार्थक समूह को तो हम शब्द कहते हैं। पहले हुआ वर्ण, फिर ऐसे ही शब्द बना, जैसे कमल, ये हो गया शब्द। उसके बाद फिर तीसरी प्रक्रिया क्या है, पहली ये, फिर ये, उसके बाद थर्ड जो है स्टेज, वो है वाक्य। तो वाक्य कैसे बनते हैं, अब हम ये कहेंगे कि सिंपल सी बात है कि वाक्य बनेगा तो शब्द होंगे उसके अंदर, तो वाक्यों के समूह को हम शब्द कहते हैं। अब एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि शब्द वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, तो वर्णों का समूह तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये तो शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, ये एक बार एक वाक्य पढ़िए आप, फिर ये वाक्य पढ़िए। पौधे खिला फूल में है एक, घर सुंदर है बहुत हमारा। वाक्य आपको सही लग रहा है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये उचित क्रम में नहीं है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। अब इन्हीं वाक्यों को हम एक बार व्यवस्थित क्रम में रखते हैं और फिर दोबारा रीड आउट करते हैं। देखिए, पौधे में एक फूल खिला है, हमारा घर बहुत सुंदर है। आपको अर्थ स्पष्ट हो गया ना? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम शब्द कहते थे, वैसे ही शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, राइट। और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो हम पद कहते हैं उस शब्द को, राइट। तो अब हम ये देखते हैं वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के अंग दो हैं, उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य है और एक विधेय है, ठीक है। दो अंग होते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मान लीजिए कविता बाजार जाती है, तो बाजार जाना तो क्रिया है। अब किसके बारे में कहा गया है, ऑब्वियसली कविता के बारे में कहा गया, कविता बाजार जाती है, तो कविता हुई उद्देश्य, और बाजार जाती है विधेय। अब आपकी बुक के शब्द क्या कहते हैं इस विषय में देखिए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको सूचित करने वाले शब्द को हम उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है, राइट। कभी कर्ता एक शब्द का और कभी एक से अधिक शब्दों में भी होता है। देखिए, जैसे माली पौधों में पानी डाल रहा है। अब इसमें क्या है, माली पौधों में पानी डाल रहा है, छोटी लड़की गेंद से खेल रही है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, किसके विषय में बताया जा रहा है, छोटी लड़की के विषय में, और यहाँ माली के विषय में। तो माली और छोटी लड़की यहाँ पर क्या हुआ, उद्देश्य हुए, और जो बाद का है वो विधेय हुआ। अब देखिए, विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया गया है, जो बात कही गई है, कर्ता या उद्देश्य के विषय में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वो सारा विधेय होता है। चित्रकार चित्र बना रहा है तो चित्रकार क्या हुआ, चित्रकार के विषय में बात की जा रही है, तो चित्रकार कर्ता हुआ, उद्देश्य हुआ, और क्या बताया जा रहा है उसके बारे में कि वो चित्र बना रहा है, तो ये विधेय हो गया, राइट। छोटी लड़की गुड़िया से खेल रही है, उद्देश्य छोटी लड़की और विधेय गुड़िया से खेल रही है। क्लियर। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से कुछ उद्देश्य और विधेय के
उदाहरण आपके समक्ष हैं। सूर्य अस्त हो गया है। दिव्या और सौम्या जुड़वा बहनें हैं। मेरा छोटा भाई सिकंदराबाद में रहता है। लंका के अत्याचारी राजा रावण किसके विषय में कहा गया है? लंका के अत्याचारी राजा रावण के विषय में कहा गया है। और क्या कहा गया है? कि उन्होंने सीता का अपहरण किया था। तो ये विधेय हो गया। अब आप ये देखिए, एक यहाँ पर छोटा सा उद्देश्य है, यहाँ पर इतना बड़ा उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक कर्ता पूरा ना हो तब तक का उद्देश्य। लंका का राजा रावण, अब ये राजा रावण तो उद्देश्य है, लेकिन इसके उद्देश्य का विस्तार है ये आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं। तो उसके बाद देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक, अब देखिए, अब उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? ऑब्वियस है बेटा, समझ में थोड़ी सी आप एक बार बात को समझिए कि कर्ता है, कर्ता जितना बड़ा होगा वो उसका विस्तार होगा। क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है, भाई है कर्ता, लेकिन कैसा है? मेरा है और छोटा है। ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। लंका के अत्याचारी राजा, ये है उद्देश्य का विस्तार, इतना बड़ा, क्योंकि रावण के विषय में बात की जा रही है। कर्ता तो यही है, लेकिन कर्ता जो उद्देश्य है उसका विस्तार इतना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी कर्ता, लेकिन राष्ट्रपिता भी हैं ये, इसलिए उद्देश्य का विस्तार। ठीक, तो अब उद्देश्य का विस्तार है क्या, ये समझिए आप कि कर्ता के साथ जब विशेषण जोड़कर उसे विस्तार प्रदान करते हैं, कोई भी विशेषण जुड़ जाता है जो कि उस कर्ता की विशेषता बताता है, वह विशेषण जब जुड़ जाता है तो वह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। ठीक है, लड़की गेंद से खेल रही है, सिंपल सी बात, छोटी लड़की, विशेषण जुड़ गया तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। हिरण तेज भागता है, काला हिरण तेज भागता है। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम ऐसे ही विधेय का विस्तार हो जाएगा। किस प्रकार से होगा? देखिए, कर्म विशेषण तथा क्रिया विशेषण विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। एक तो कर्म प्रदान करता है, एक विशेषण प्रदान करता है, एक क्रिया विशेषण विधेय को विस्तार विधेय को बड़ा बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विधेय का विस्तार। ठीक, जैसे मोहित तो हो गया कर्ता, पढ़ रहा है, विधेय हो गया। अब मोहित पुस्तक पढ़ रहा है तो विधेय का विस्तार हो गया। ये सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल रोचक पुस्तक पढ़ रहा है, ये उसका विस्तार हो गया। मीरा धीरे धीरे भोजन कर रही है, ये विधेय का विस्तार हो गया। मीरा भोजन कर रही है, सिंपल। ठीक, तो कैसे विस्तार बन गया आपका? यहाँ क्रिया विशेषण लग गया, यहाँ विशेषण लग गया, तो विधेय का विस्तार हो गया। अगर इधर विशेषण कर्ता से पहले आ जाता है तो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। अब आगे देखिए, अब वाक्य के भेद आते हैं। अभी तक तो केवल वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार चला था। अब आ जाते हैं हम वाक्य के भेद पर। तो वाक्य के भेद दो दृष्टि से होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य भेद दो प्रकार से होते हैं। कैसे? वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। यानी वाक्य विचार जो है वो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? अर्थ के आधार पर, दूसरा क्या है? रचना के आधार पर। अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। पहले वाक्य का विस्तार वाक्य कैसे आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इधर से चलते हैं या फिर इधर से चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। क्लियर? इसमें कुछ तो आपको पता ही होंगे। अब विधानवाचक को लेके चलते हैं। विधानवाचक वाक्य में क्या है? विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी बात का या कार्य होने के या करने का सामान्य कथन हो, सामान्य कथन हो तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षित विद्यालय जा रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। विधानवाचक वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय
कोई इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के बात, ज़्यादा इसमें कोई योजक चिन्ह ना हो, नकारात्मक ना हो, और बिल्कुल सिंपल वाक्य हो जो जिसमें सामान्य कथन हो। ठीक है, सामान्य कथन हो, सामान्य तरह बात कही गई हो, वो होगा विधानवाचक। एग्जाम्पल आपके पास, उदाहरण आपके पास 2 हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं। रमा बाजार जाती है, मैं खाना खा रही हूँ, तुम इस समय पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अब निषेधवाचक में नकारात्मक होता है ये। ठीक है, निषेध मतलब मना करना, किसी बात को निषेध करना, मना करना। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो, मतलब मनाही हो, मत करो ऐसा, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धूप में मत घूमो, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे, ना नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। अगला है आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, विनय, अनुरोध, मतलब आज्ञा दी गई हो, किसी से अनुमति मांगी हो, किसी से विनम्रता से प्रार्थना की गई हो या विनम्रता से अनुरोध किया गया हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, आप अंदर बैठ जाइए, इस तरह के वाक्य। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य में ऑब्वियस है प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको किससे मिलना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो इसमें आएगा ही आएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें किससे मिलना है, तुम कल कहाँ जाओगे, तुम ये क्यों कर रहे हो, तो कहाँ, क्यों, कब, कैसे, सब सारे प्रश्नवाचक जो हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। अब है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना, ये सारी शामिल हों, ये सारी बातों के इस सबके भाव प्रकट हों, इच्छा का भाव हो, आशीर्वाद का भाव हो, कामना का भाव हो, शुभकामना का भाव हो, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तुम दीर्घायु हो, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं, ये सारी किस में आती हैं, इच्छावाचक वाक्य में। ठीक है, अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है आज बारिश होगी, शायद आज हम पिकनिक जाएं, ये संदेहवाचक वाक्य हो गए। अब संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, संकेतवाचक वाक्य देखिए आप, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो। लाइक कैसे, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगी, यदि बांध न टूटता तो बाढ़ आ जाती, यदि ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, यदि वैसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता। तो मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है, उसे हम संकेतवाचक इशारा, मतलब इसकी तरफ और उसकी तरफ, वो होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। यदि मैं समय से निकलती तो मेरी रेलगाड़ी छूटती नहीं या मुझे मिल जाती। ठीक है, तुम ढंग से पढ़ते तो तुम परीक्षा में 90% या 95% अंक ज़रूर लेकर आते। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है, ये हो गए आपके संकेतवाचक। अब आते हैं विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक आपको तो पता ही है, विस्मयादि सूचक जो शब्द होते हैं उनके आधार पर बनते हैं। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, ये सब आप पढ़ चुके हो, आदि भावों का बोध होता है, वहाँ विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे हाय मैं तो लुट गया, उफ कितनी गर्मी है, अरे ये क्या हुआ, धत ये तो बहुत बुरा हुआ, हाय तुम गिर गए। मतलब काफ़ी सारे हो सकते हैं जो कि आप समझ सकते, छी छी कितनी गंदगी है। हाँ, और खूबसूरती के लिए भी आप कह सकते हैं वाह कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके विस्मयादि सूचक वाक्य। अब दूसरा प्रकार जो हमारा है व्याकरण के आधार पर, दूसरा जो भेद है वो रचना के आधार पर वाक्य, इसको मैं कराऊंगी अगले वीडियो में। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के साथ। तब तक के लिए गुड डे स्टूडेंट्स।